हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ठीक है, देखो ऐसा है कि आप लोगों ने फिंगरप्रिंटिंग तो सुना होगा और जानते भी होंगे कि जो फिंगर होते हैं उनमें जो लाइंस होती लाइंस है ना, उसका प्रिंट जो है वो फिंगरप्रिंट कराता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। तो आप इसको सिंपल वे में, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में डीएनए फिंगरप्रिंट को समझा रहा हूँ, इसको आप समझो। देखो ऐसा है कि जितने भी ठीक मनुष्य हैं दुनिया में, ठीक है, उसमें जो रक्त का संबंध है, ब्लड रिलेशन जिनकी है, अगर हम उनको हटा दें तो 2% जो क्या है अलग अलग ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हैं, उनका डीएनए जो है अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग में क्या है कि डीएनए की जो सीक्वेंस है, जो डीएनए का बेस क्रम है, वो एक दूसरे से क्या होता है, मेल नहीं खाता। समझ गए? जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। हर व्यक्ति में जो बेस क्रम है वो सेम होता है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है, जो डीएनए में उसका अरेंजमेंट है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ गए? अब इसमें कुछ सीक्वेंस होती हैं जिनके आप कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर जो हैं वो आपके 9 बेस पेयर होते हैं और मैक्सिमम आपके 30 बेस पेयर, यानी कि 9 से 30 बेस पेयर के छोटे छोटे खंड होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इनको हम लोग मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं। समझ गए? तो ये जो खंड है ना, इनको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं VNTRS। VNTRS। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो V फॉर हो जाता है वेरिएबल, ठीक, N फॉर हो गया नंबर, T फॉर हो गया टेंडम और R फॉर हो गया रिपीट्स। वेरिएबल, नंबर, टेंडेम्स, रिपीट्स। तो ये जो खंड हैं, ये जो मिनी खंड, छोटे खंड हैं, ये डीएनए में होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मतलब डीएनए की जो पूरी चेन है, पूरी श्रृंखला है, इसमें ये जो नंबर हैं ये क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल नंबर्स। समझ गए? अब ये जो वेरिएबल नंबर हैं, इनको हम लोग टेक्निक के द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसके माध्यम से जब प्रिंट के रूप में निकालते हैं तो ये बैंड के रूप में, पट्टी के रूप में हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो पट्टी है, वास्तव में इसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। समझ गए? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, और इस टेक्निक को हमारे लिए सबसे पहले जो डिस्कवर किया, उनका नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो नाम है मिस्टर एलेक जेफरी। एलेक जेफरी 1984। तो एलेक जेफरी जो हैं ये डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और 1984 में इन्होंने इस फिंगरप्रिंटिंग को, ठीक, उसकी टेक्निक को सबसे पहले बताया। समझ गए? तो सिंपली वे में आप ये समझ लो कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के डीएनए को किसी दूसरे व्यक्ति के डीएनए के साथ मैच कराते हैं तो उसके लिए हमको एक प्रिंट निकालना होता है, और वो जो प्रिंट है, अगर वो दोनों पर्सन, जिसका हमने मैच कराना है वो और जिससे मैच कराना है वो, दोनों का अगर वो कंपेयर कराने पर सिमिलर होता है
या फिर 60% 70% भी मिलता है, इट मीन्स दोनों का क्या है, रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन या कोई रिलेशन है। समझ गए? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो विधि है, ये जो आप कह सकते हैं टेक्निक है, इस टेक्निक का जो उपयोग है वो सरकार के द्वारा क्रिमिनल जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है, हत्या का, लूट का, रेप का, ठीक, ये जो केसेस होते हैं, इन केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद ली जाती है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम ये देखना चाहें कि मैटरनल और पैटर्नल जो जमीन जायदाद वाले केस होते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी जायदाद पर अपना कब्जा करने के लिए कह सकता है कि मैं उनकी संतान हूँ या मैं उनका पोता हूँ, तो उस कंडीशन में उसका जो डीएनए है वो उस परिवार के व्यक्ति के डीएनए से मैच कराया जाता है, और मैच कराने पर अगर वो मैच हुआ तो उस कंडीशन में ये तय हो जाता है कि उसका रिलेशन उस फैमिली से है। समझ गए? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के माध्यम से हम इस प्रकार के जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने में मदद लेते हैं। समझ गए? बात समझ में आई? इसके अलावा जो म्यूटेशंस है, उत्परिवर्तन लिए है, एवोल्यूशन, जैव विकास, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का एवोल्यूशन, इन सबको चेक करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका उपयोग आजकल के समय में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता कैसे है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत सरल शब्दों में इसकी जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए, नंबर 1, सोर्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए का सोर्स क्या होगा, डीएनए हमको मिले कहां से? जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं तो आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। मान लो किसी एक फ्लैट में, एक फ्लैट था, वहां पर मान लो एक मर्डर हुआ, ठीक है, वहां पर रहने वाले जो लैंडलॉर्ड थे, जो मकान मालिक थे, उनका मर्डर हो गया। ठीक है, अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस घर को सर्च किया गया तो वहां पर कुछ क्या मिले, सबूत मिले। अब ये सबूत कई तरह के हो सकते हैं, जैसे स्किन पार्ट हो सकता है, त्वचा का कोई भाग हो सकता है, सलाइवा लार हो सकती है, ब्लड हो सकता है, सीमेन हो सकता है, ठीक, WBCs हो सकती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हेयर हो सकता है, हेयर, बाल हो सकते हैं। मान लो इन्वेस्टिगेशन में इसमें से कोई भी एक सबूत पुलिस के हाथ लगा, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ डीएनए का मतलब ये है कि हमको डीएनए कहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहाँ पर, जैसे अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे WBC हो गया, ब्लड हो गया, ठीक, सीमेन हो गया, सलाइवा, हेयर, रूट, ठीक, स्किन, एसेट्रा। बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमको उस वारदात की स्थान पर हमको मिले। ठीक है, अब चूंकि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो मान लो हमको उस वारदात जहाँ पर वो मर्डर हुआ, मान लो वहाँ पर हमको, ठीक है, वहाँ पर मान लो हमको एक बाल का जो बाल था वो हमको वहाँ पर मिला। तो यहाँ पर हमारे पास जो उस वारदात प्लेस पर था वो बाल था। अब हमको ये चेक करना है कि वो बाल घर वालों का था कि अननोन व्यक्ति का। ये जो बाल था वो किसका था, अननोन व्यक्ति का था कि उसी घर के किसी सदस्य का था। ठीक है, बात समझ में आई?
तो नंबर 1 क्या हो गया, सोर्स ऑफ डीएनए। सोर्स ऑफ डीएनए में हमको क्या मिल गया, हेयर। ठीक, क्लियर। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब जो हमको ये हेयर मिला, हम क्या करेंगे, इसकी जो रूट है उसकी सेल में से क्या करेंगे, डीएनए को अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस क्रिया में लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक, और डीएनए के अलग एंजाइम्स होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको गला के अलग कर दिया जाता है और फिर बहुत तेजी से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, जिससे जो डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड जो है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म पे क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को कोशिका से अलग करना। तो हमने क्या किया, जो हमको हेयर मिला था उसमें डीएनए को हमने क्या किया, आइसोलेट कर दिया। तो ये हमारी सेकंड प्रोसेस होगी। ठीक, उसके बाद देखो थर्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, देखो जो डीएनए हमने अलग किया है ना, जो डीएनए हमने अलग किया उसका एक छोटा सा खंड हमको मिलता है अलग करने पर। तो हम क्या करते हैं कि वो जो डीएनए हमको मिला उसकी बहुत सारी जेरॉक्स कॉपी बना लेते हैं। वो जो डीएनए है उसको हम लोग क्या करते हैं, फोटोकॉपी के रूप में बहुत सारी कॉपियों में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर, पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर चेन, आर फॉर रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी एक लेबोरेटरी मेथड है, एक प्रयोगशाला विधि है, जिसमें हम डीएनए का जो खंड हमने आइसोलेट किया उसको एम्प्लीफाई करते हैं और उस एम्प्लीफिकेशन में हजारों डीएनए की जो कॉपी हैं उसको बना लेते हैं। समझ गए? तो ये जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि पीसीआर। अब ये प्रोसेस कैसे होती है इसको मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पर फिलहाल ये समझ लो कि एक प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए को क्या करते हैं, कई, ठीक है, हजारों फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी के रूप में हम उसको उत्पन्न करते हैं। समझ गए बात? क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, आपका आएगा डाइलेशन ऑफ डीएनए। अब देखो जो हम लोगों ने डीएनए आइसोलेट किया, एम्प्लीफाई किया, हम क्या करेंगे, उसका जो बीएनटीआरएस सीक्वेंस है, मैंने बीएनटीआरएस के बारे में आपको बताया था, तो उसकी जो बीएनटीआरएस सीक्वेंस है, अब हम उसको एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, ये एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो अपनी बीएनटीआरएस सीक्वेंस जो होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। समझ गए? तो जैसे मान लो हमने जो डीएनए अलग किया और उसकी जो बीएनटीआरएस सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, हम उसकी मदद से डीएनए को क्या करेंगे, बीएनटीआरएस सीक्वेंस पर कट कर लेंगे।
ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसको हम लोग डीएनए की कैंची भी बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो डीएनए की कैंची कहलाता है, सीजर ऑफ डीएनए। और यहाँ पर इसका काम क्या होता है, डीएनए को उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, उसके विशेष बेस क्रम पर क्या करना, कट करना। और यहाँ पर जो विशेष क्रम है वो क्या है, VNTRS, वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स। तो ये जो एंजाइम है इसका काम होता है जहाँ जहाँ पर वेरिएबल नंबर्स टेंडेम रिपीट्स वाली सीक्वेंस है वहाँ पर ये डीएनए को क्या करता है, कट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए। आगे समझ में, फिर देखो, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, जितने भी डीएनए खंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किए गए, हम उसको एक उपकरण होता है, और ये उपकरण जो होता है वो अगार अगार जेल से बना होता है। आप उसको मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे करके जेल होता है, अगार जेल। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं ऐसे। तो जितने भी डीएनए खंड होते हैं उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है, और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा इसमें वाइब्रेशन, कंपन उत्पन्न करते हैं। और इस कंपन के द्वारा जो इस डीएनए में VNTRS सीक्वेंस है, समझ गए, जो VNTRS बेस क्रम है वो क्या होता है, बाकी जो खंड हैं उनसे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो जो स्मॉल सेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो बड़े सेगमेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे। तो जो बड़े सेगमेंट्स हैं वो अलग हो गए, और VNTRS सीक्वेंस क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको हम लोग पूरा नाम देते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इसमें हम लोग अगार जेल का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली जितने भी खंड हुए उनको हमने इस उपकरण में रखा, ठीक। इलेक्ट्रोड्स की मदद से हमने इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न किया। वाइब्रेशन से क्या हुआ कि जो छोटे सेगमेंट थे VNTRS वो बड़े सेगमेंट से अलग हो गए। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो आपकी कहलाएगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे बस हमने उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पर जितना भी सेगमेंट हमारा अलग हुआ, जितना भी सेगमेंट हमारा अलग हुआ, ठीक, उसको हम लोग RFLP कहते हैं। R का मतलब क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन। F का मतलब क्या हो गया, फ्रेगमेंट। L का मतलब लेंथ, और P का मतलब प्रोसेस। समझ गए? या इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो कुछ इसमें 60 फॉर्म भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला मैंने आपको VNTRS बताया, दूसरा मैंने आपको PCR बताया, और तीसरा मैंने आपको बताया RFLP। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेगमेंट्स अलग हुए है ना, उन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ गए? क्लियर? अब देखो क्या करेंगे हम, जितने भी सेगमेंट्स हमारे अलग हुए, पृथक हुए, अब इसको हम लोग एक नायलॉन मेम्ब्रेन होती है, नायलॉन से बनी मेम्ब्रेन होती है, उसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। तो बड़े वाले जो खंड होते हैं वो तो ऊपर ही रह जाते हैं, और जो छोटे वाले सेगमेंट्स हैं वो छनकर नीचे आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
साउदर्न ब्लॉटिंग। ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये जो छानने की क्रिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउदर्न ब्लॉटिंग। और ये एक प्रकार से नायलॉन मेम्ब्रेन होती है जिसमें हम इन सिगमेंट्स को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। समझ गए? क्लियर? तो सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ डीएनए से डीएनए अलग किया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया? फिर हमने जो डीएनए था उसका एम्प्लीफिकेशन करा दिया। एम्प्लीफिकेशन कराने के बाद उसको हमने कट कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसके सेगमेंट्स को अलग कर लिया और फिर हमने नायलॉन मेम्ब्रेन से उसको फिल्टर किया, जिसको हमने क्या बोला? साउदर्न ब्लॉटिंग। आगे का समझ में क्लियर है? अब देखो आगे। अब हम क्या करते हैं? देखो, अब हम प्रयोगशाला में एक डीएनए प्रोब बनाते हैं। डीएनए प्रोब्स, और ये जो डीएनए प्रोब्स है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बनते हैं, है ना? और ये आर्टिफिशियल होते हैं। हरगोबिंद खुराना जो थे, इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल डीएनए और आरएनए को बनाया था। 77 न्यूक्लियोटाइड से मिला के डीएनए बनाया था और 124 राइबोन्यूक्लियोटाइड से आरएनए बनाया था। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? डीएनए प्रोब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड से बना डीएनए आर्टिफिशियल होता है, ठीक। इसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब्स। समझ गए? तो जहां कहीं भी डीएनए प्रोब्स नाम आता है, इट मींस इट इज आर्टिफिशियल एंड मेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आगे बात समझ में क्लियर? अब देखो, जो प्रोब डीएनए है, जो हमारे पास प्रोब डीएनए है, एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये जो प्रोब डीएनए है उसमें न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो BNTRS सीक्वेंस के क्या होना चाहिए? अपोजिट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो हमारी जो BNTRS सीक्वेंस है वो है GC GC CG CG। मान लो ये हमारी सीक्वेंस है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जो हमारी BNTRS सीक्वेंस है, मान लो ये है। तो जब हम प्रोब डीएनए बनाएंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो प्रोब डीएनए है उसमें सीक्वेंस क्या होगी? CG CG GC GC। समझ गए? यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो प्रोब डीएनए है वो BNTRS डीएनए का क्या होता है? कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री मैंने आपको डीएनए वाले चैप्टर में बताया था, इसके न्यूमेरिकल भी समझाए थे। तो ये कंप्लीमेंट्री डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है। अब क्या है? सिंपल है। जो हमारे पास BNTRS सीक्वेंस थी उसको हम प्रोब डीएनए के साथ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक। सिंपल है। G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा हम जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जो BNTRS सीक्वेंस है जो साउदर्न ब्लॉटिंग से हमको प्राप्त हुई, और फिर जो हमने प्रोब डीएनए बनाया वो दोनों को हम आपस में बाइंड अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। क्लियर हो गई बात? समझ में आता गई? अब हम क्या करते हैं? जो हमारे पास डीएनए मिला विद प्रोब डीएनए, अब हम क्या करते हैं? उस डीएनए को, वो जो डीएनए है उसको हम लोग जो फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट, उस पर उसको रख देते हैं। आपको मालूम है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो एक्स रेज को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और एक्स रेज फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं? काला कर देती हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो जो BNTRS है, BNTRS उससे प्रोब डीएनए जुड़ा हुआ है।
तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर रेडियो एक्टिव रेस एक्स रेस निकलती हैं वहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो ब्लैक हो जाती है, और ये जो ब्लैक पॉइंट हैं वो हमको किस रूप में, बैंड के रूप में दिखाई देते हैं, बैंड के रूप में दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से अब ये जो हमको बैंड मिले, ये जो हमको प्रिंट मिला, समझ गए, यही प्रिंट क्या हो जाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंट। तो ये प्रोसेस होती है, समझ गए। तो जो हम लोगों ने उस वारदात से हेयर रूट ली थी, उस रूट से हमने डीएनए को अलग करके उसका एक प्रिंट बना लिया, तो ये प्रिंट हमारे पास मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास मान लो 3 विक्टिम हैं, मान लो 3 ऐसे लोग हैं जिनको हमने शक के बिना पे गिरफ्तार किया, जिनके ऊपर शक है कि इन्होंने मर्डर किया। हम क्या करेंगे, उन तीनों का भी डीएनए ले लेंगे और उन तीनों के डीएनए की भी फिंगरप्रिंटिंग कर लेंगे इस प्रोसेस के माध्यम से। अब उसका उन तीनों डीएनए व्यक्तियों का डीएनए और जो हमारे पास पहले से डीएनए फिंगरप्रिंट है, जो कि हमको कहाँ से मिला, उस प्लेस से जहाँ पर मर्डर हुआ, क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। उन तीनों में से जिसका भी कंपेयर डीएनए से हुआ, इट मीन्स वो वहाँ पर मौजूद था, इसीलिए उसका वहाँ पर हेयर है, और इसका मतलब ये हुआ कि वही क्या है, गुनहगार है, वही कातिल है, या फिर उसने कत्ल होते देखा है। आगे समझ में, तो ये प्रोसेस होती है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में मैंने आपको समझाया है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, समझ गए। अगर हम मदर फादर की बात करें, तो मदर फादर से उसका जो चाइल्ड बच्चा है, उसमें जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रेशियो है वो होता है 6:4, यानी कि जो चाइल्ड है उसका जो डीएनए है वो मदर से 6 टेंडम पर मिलता है, 6, यानी कि 6 टेंडम रिपीट जो होते हैं वो चाइल्ड से मिलते हैं, और फादर में 4। तो जो बच्चा है उसका जो डीएनए है वो मदर से ज़्यादा कंपेयर होता है बनस्पत किसके, फादर से। समझ में बात आ गई, क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा हम बहुत सारे ऐसे केसेस जो क्रिटिकल होते हैं, जिनको सुलझाना कठिन होता है, तो वहाँ पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद लेते हैं, और ये गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट से जब आदेश मिलता है तभी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ले सकते हैं। ये एक प्रकार का फॉरेंसिक्स क्या है, डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं कोर्ट आदेश के आधार पर ही इस प्रोसेस को किया जाता है। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति डीएनए अपना चेक कराने चला जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है, इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर आपका ये प्रोसेस लागू होती है। समझ गए, क्लियर। तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको बता दिया है, ध्यान से इसको देख लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।